हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मादा जनन तंत्र। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नर जनन तंत्र और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियों में जो जनन तंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र कहते हैं या स्त्री जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र में मुख्य रूप से अंडाशय प्रमुख जननांग होते हैं। अंडाशय क्या होता है? प्रमुख जननांग होता है, या ओवरी क्या होता है? प्रमुख जननांग होता है। इसके अलावा ठीक है, स्तन, योनि और जो भी अन्य सहायक ग्रंथियां हैं या अंग हैं वो सहायक भाग होते हैं। ठीक है, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, स्तन, योनि ये सभी क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। प्रमुख अंग क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक है, आइए तो देखते हैं हम लोग मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र। इसमें जो प्रमुख अंग जननांग होते हैं वह क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय, अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। अंडाशय को क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ये आप जो दृश्य देख पा रहे हैं यह मादा जनन तंत्र का क्या है? चित्र है। ठीक है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह जो गोल संरचना है, यह गोल संरचना क्या होती है? अंडाशय होती है। यह गोल संरचना अंडाशय होती है। स्त्रियों में जो अंडाशय है वह उदर गुहा के नीचे, ठीक है, श्रोणि भाग में स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? कमर के भाग में, श्रोणि के भाग में, उदर गुहा के नीचे अंडाशय श्रोणि भाग में, श्रोणि गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय कहाँ पे स्थित होते हैं? श्रोणि भाग में। शरीर के अंदर कहाँ पे? श्रोणि भाग में, शरीर के अंदर स्थित होते हैं, अर्थात जो कमर वाला भाग होता है कमर के भाग में अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, स्त्रियों में कितने? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। तो एक दाएं और एक बाएं जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के दाएं और बाएं ओर क्या होते हैं? एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। अंडाशय का आकार बादाम के जैसा होता है। कैसा होता है? बादाम के जैसा होता है। आलमंड शेप, आलमंड जानते हैं ना, बादाम शेप। तो अंडाशय का आकार बादाम शेप होता है। यह 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और लगभग 8 मिलीमीटर मोटा होता है। अंडाशय कैसा होता है? 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और लगभग 8 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, मोटाई 8 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय में ही मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? यहाँ पे आप लाल रंग की संरचना देख रहे हैं, ये अंडाणु या एग सेल होता है। तो मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण कहाँ पे? अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, आइए अंडाशय की आंतरिक संरचना देखते हैं। आंतरिक संरचना कैसी होती है अंडाशय की? यहाँ पे रुधिर वाहिनियाँ होती हैं और अंडाशय की जो आंतरिक परत होती है इसके अंदर घनाकार, कैसी? घनाकार जननिक एपिथीलियम होती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? घनाकार जननिक एपिथीलियम, जर्म लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखिए अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है, इसके अंदर जननिक एपिथीलियम, जननिक एपिथीलियम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो लाल रंग की कोशिकाएं हैं ये जननिक एपिथीलियम है। यही कोशिकाएं क्या करती हैं? अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। अंडाणुओं का निर्माण स्त्रियों में, जब कोई भी लड़की अपने माँ के गर्भाशय में रहती है, उसका विकास हो रहा होता है, उसी समय अंडाणुओं का निर्माण क्या होता है? शुरू हो जाता है। लेकिन फिर जन्म के बाद यह क्या होता है? रुक जाता है। पुनः जब क्या होता है? वह
लगभग 10 से 12 जन्म के बाद वह 10 से 12 वर्ष की हो जाती है, तो वहाँ पर फिर से जो अंडाणुओं का निर्माण है या परिपक्व होना की प्रोसेस होती है या क्रियाविधि होती है, वह फिर से पुनः शुरू हो जाती है। तो अंडाशय की यहाँ पे सतह पे क्या होता है, जननिक एपिथेलियम होता है। जननिक एपिथेलियम से अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय के भीतरी भाग को पीठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठिका कहते हैं या इसे स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय के भीतर जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। इस पीठिका के अंदर यहाँ पर अनेक विकासशील पुटिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? यहाँ पे अनेक विकासशील पुटिकाएं पाई जाती हैं। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं जिसके अंदर विकासशील अंडाणु होते हैं। ये क्या है? इसके अंदर अंडाणु है, एग सेल है, और इस पूरी संरचना को क्या कहेंगे? पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन पुटिका कहते हैं। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पुटिकाएं क्रमशः विकासशील रूप में पाई जाती हैं और इनके अंदर क्या होता है? एग होता है या अंडाणु होता है। प्रत्येक अंडाशय से प्रत्येक माह में एक अंडाणु क्या होता है? परिपक्व होकर के अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा मुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से अंडाणु क्या होते हैं? परिपक्व होने के बाद मुक्त हो जाते हैं। यहाँ से अंडाणु परिपक्व हो जाने के बाद मुक्त हो जाते हैं। यह परिपक्व अंडाणु है और यहाँ पे यह बन जाता है कार्पस ल्यूटियम। जो इसके ऊपर कोशिकाओं का खोल होता है उससे कौन सी संरचना बन जाती है? कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये बन जाता है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो अंडाणुओं का जो निर्माण होता है एक अंडाशय से एक माह में होता है। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय से एक अंडाणु निर्मित होते हैं या मुक्त होते हैं। अर्थात समझिए, मान लीजिए इस महीने में इस अंडाशय से अंडाणु मुक्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे इस महीने में परिपक्व होकर के इस महीने में इस अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त हुआ, तो अगले महीने में क्या होगा? इस अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है और पुनः फिर अगले महीने में, ठीक है, तीसरे महीने में क्या होगा? इस अंडाशय से क्या होता है? अंडाणु मुक्त होता है। तो प्रत्येक अंडाशय से एक एक करके, ठीक है, एक बार इससे और एक बार दूसरे से, अर्थात लेफ्ट और राइट से एक एक करके अंडाणु मुक्त होते हैं। प्रत्येक माह में एक अंडाणु मुक्त होते हैं। इस प्रकार जो एक स्त्री होती है अपने पूरे जीवन काल में लगभग 450 अंडाणु क्या करती है? मुक्त करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडाशय के यहाँ पे इस भाग में रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। ये लाल रंग की क्या है? रुधिर वाहिकाएं होती है। तो अंडाशय की संरचना आप सभी को समझ में आ गया। आगे देखते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होती है? ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अंडवाहिनी अंडवाहिनी को ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट। ठीक है, देखिए अंडवाहिनी यहाँ पे यह जो संरचना है अंडाशय से यहाँ से लेकर के जो गर्भाशय से जुड़ी हुई नलिका है, इस नलिका को क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, कितनी? 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। कितनी लंबी नलिका है? 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? अंडवाहिनी की लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर। अंडवाहिनी नलिका को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब या नलिका भी कहते हैं। फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। अंडवाहिनी नलिका को क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। इसमें कुल 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी में कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, संयोजक, तुम्बिका और इन्फंडिबुलम। ठीक है, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। अंडवाहिनी में कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, संयोजक, तुम्बिका, इन्फंडिबुलम।
इसका अंडवाहिनी का सिरा, वह सिरा जो अंडाशय के पास स्थित होता है, अंडवाहिनी का वह सिरा जो अंडाशय के पास स्थित होता है, कीप के जैसा होता है। इस संरचना को इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, इस कीप जैसी संरचना को इनफंडिबुलम कहते हैं। और यहाँ पे अंगुली समान प्रवर्ध क्या होते हैं, बाहर निकले रहते हैं, उभरे रहते हैं, जिसे फिम्बरी या झालर कहते हैं। ठीक है, यह जो फिम्बरी या झालर है, जब यहाँ से अंडाशय से अंडाणु मुक्त होते हैं तो अंडाणुओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो ये जो झालर है, ये जो अंगुली समान प्रवर्ध है, अंडाणुओं को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मध्य भाग है, मध्य भाग को एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं, एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। इस मध्य भाग में अंडाणु जब पहुंचता है तो इस मध्य भाग में अंडाणुओं का निषेचन होता है। इस मध्य भाग में क्या होता है, अंडाणुओं का यहाँ पे निषेचन होता है। यहाँ से स्पर्म आकर के इस अंडाणु को क्या करता है, निषेचित कर देता है। इसलिए इस नलिका को निषेचन नलिका भी कहते हैं। तो तुम्बिका को क्या कहते हैं, निषेचन नलिका भी कहते हैं। निषेचन नलिका, निषेचन नलिका कहते हैं। ठीक है, इसी स्थान पे अंडाणुओं का निषेचन होता है। इसके बाद वह भाग, अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय से जुड़ा रहता है, उसे स्थमस या संयोजक कहते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी का वह भाग जो स्थमस से आकर जो अंडाशय से जुड़ जाता, अंडवाहिनी का वह भाग जो गर्भाशय से आकर के जुड़ता है। ये देखिए गर्भाशय है, तो गर्भाशय से जो भाग जुड़ता है, इस भाग को कहते हैं संयोजक या स्थमस कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, संयोजक या स्थमस कहा जाता है। ठीक है, इस पूरी अंडवाहिनी में यहाँ पर छोटे छोटे रोएदार संरचना होती है जो अंडाणुओं को गमन करने में, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ने में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये अंडवाहिनी की संरचना थी। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो संरचना है वह है अंडाशय, गर्भाशय। अगली संरचना क्या है, गर्भाशय। ठीक है, तो आगे देखते हैं गर्भाशय क्या होता है। गर्भाशय, गर्भाशय को यूटेरस कहते हैं, यूटेरस, या इसे वॉम्ब भी कहा जाता है। गर्भाशय को वॉम्ब या यूट्रस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना आपको बीच में दिखाई दे रही है, यह क्या है, गर्भाशय होती है। गर्भाशय के अगर हम आकार की बात करते हैं तो गर्भाशय शंक्वाकार होता है। गर्भाशय कैसा होता है, शंक्वाकार या नाशपाती के जैसा होता है। ठीक है, गर्भाशय का आकार शंक्वाकार होता है या नाशपाती के जैसा होता है। गर्भाशय लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी होती है, लगभग, मोटाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये गर्भाशय है। गर्भाशय में 3 भाग होते हैं। गर्भाशय में कुल कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। गर्भाशय के ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है, इस भाग को फंडस कहते हैं। गर्भाशय के ऊपर का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। ठीक है, और गर्भाशय के शरीर को, ठीक है, इसका जो पूरा मध्य भाग होता है, इस पूरे मध्य भाग को गर्भाशयी काय कहते हैं। क्या कहते हैं, काय कहते हैं या बॉडी कहते हैं। गर्भाशय के शरीर को क्या कहते हैं, जो पूरा मध्य भाग होता है, इसे काय या बॉडी कहते हैं। इसका निचला सिरा सकरा हो जाता है और इस निचले सिरे को ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय का निचला सिरा क्या होता है, ग्रीवा कहलाता है। ठीक है, ग्रीवा के अंदर
ग्रीवा के अंदर जो कैनाल होती है, जो गुहा होती है, उसे ग्रीवा गुहा कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ग्रीवा के अंदर जो गुहा है, इस गुहा को ग्रीवा गुहा या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ठीक है, यह जो ग्रीवा गुहा है आगे जाकर के योनि में खुलती है। कहाँ पे खुलती है? योनि या वैजाइना में खुलती है। योनि और वैजाइना के साथ मिल करके यह जन्म नाल या बर्थ कैनाल बनाती है। क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है। ठीक है, तो ग्रीवा गुहा और योनि को एक साथ क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं या जन्मनाल कहते हैं। ठीक है, या जन्म गुहा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बेबी का जन्म होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं। और इसी स्थान से शुक्राणु गर्भाशय में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। यहाँ योनि से होते हुए ये क्या करते हैं? गर्भाशय में शुक्राणु प्रवेश करते हैं और इसी स्थान से क्या होता है? बेबी का या बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो गर्भाशय की जो दीवार होती है वह तिहरे आवरण से घिरी होती है। गर्भाशय की दीवार में 3 पेशीय स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। जो सबसे बाहरी स्तर होता है गर्भाशय का, इसे परिगर्भाशय कहते हैं। जो सबसे बाहर का आवरण होता है, इसे क्या कहते हैं? ये देखिए, ये गर्भाशय है, इसके बाहर का जो आवरण होता है इसे परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहा जाता है। और जो मध्य आवरण होता है, यहाँ पे जो बीच वाला मध्य आवरण है, इसे पेशी स्तर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेशी स्तर कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही अधिक मोटी पेशियों का स्तर होता है, लेयर होती है, परत होती है, या इंग्लिश में इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। मायो का मतलब ही क्या होता है? पेशी होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मध्य वाले स्तर को पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहा जाता है और बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? परिगर्भाशय। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लाल रंग की संरचना बनाई गई है गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है। इस आंतरिक स्तर को अंतः स्तर कहा जाता है। गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्या कहते हैं? अंतः स्तर कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंडोमेट्रियम कहा जाता है। यह जो अंतः स्तर होता है, यह बार बार विखंडित होती रहती है, विघटित होती रहती है और पुनः क्या होती है? यह निर्मित हो जाती है। तो जब क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है तो यह क्या करती है? अंडाणुओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। इसी इंडोमेट्रियम में ही क्या होता है? जो भ्रूण होता है वह प्रत्यारोपित होता है, गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है और गर्भाशय के अंदर क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय के अंदर जो गुहा स्थित होती है इसे गर्भाशयी गुहा कहते हैं। गर्भाशय के अंदर जो गुहा होती है उसे क्या कहा जाता है? गर्भाशयी गुहा कहा जाता है। इसकी दीवार लचीली होती है तो इसका आकार क्या होता है? जब बेबी का विकास होता है तो यह धीरे धीरे बढ़ जाता है, बढ़ता है, यह बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो गर्भाशय की दीवार है वह लचीली होती है। और यहाँ पे इंडोमेट्रियम जो अंतः स्तर है, यह क्या होती है? यह अगर अंडाणुओं का निषेचन नहीं होता है तो यह क्या होती है? विघटित हो जाती है, जिसके साथ क्या होता है? अधिक मात्रा में, ठीक है, रुधिर स्राव होता है। ठीक है, जिसको हम लोग आगे चल के मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह स्टडी करेंगे। तो जो आंतरिक स्तर है यह विघटित और निर्मित होती रहती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो मादा जनन तंत्र है यह क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो अंडाशय है, अंडाशय इस तरह से इसके आसपास जो एक पतली झिल्ली का आवरण होता है जो क्या करता है? इसे अंडाशय के साथ या गुहा में साधे रखता है, जिसे क्या कहते हैं? मीजोवेरियम कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मादा जनन तंत्र आसानी से समझ में आ गया होगा और मिलते हैं आप सभी को अगले लेक्चर में अगले एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।